तो नवाब मलिक ने बाकायदे नामांकन किया और वो भी एबी फार्म लेकर के। किससे? अजीत पवार से। जबकि बीजेपी उनका विरोध कर रही थी और बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस। नमस्कार, मैं संजय पांडे, आप देख रहे हैं समाज की बात। स्वार्थ सिद्धि और सत्ता प्राप्ति के लिए जब भी कोई गठबंधन किया जाएगा तो जो हाल आजकल महाराष्ट्र में बना हुआ है वही होने वाला है। जी हाँ, अगर आप देखेंगे तो नॉमिनेशन भी हो चुका है और कई जगह पे दोनों पार्टियों का हमने बताया था कि जगह जगह डबल उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिला किए हैं और अभी भी उनकी अंदर फाइट चल रही है। और जब तक नामांकन वापस लेने की तिथि 4 तारीख बीत नहीं जाएगी तब तक ये क्रम चलता रहेगा। तो हमने कहा कि जब स्वार्थ सिद्धि के लिए कोई गठबंधन किया जाएगा और बेमेल होगा तो बेमेल गठबंधन कितने दिनों तक चलेगा। और शायद जो महाराष्ट्र में आम इलेक्शन है, इलेक्शन के बाद भी कुछ तस्वीरें बदल सकती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग कह रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस उद्धव ठाकरे से मिलने गए थे, या और कोई नेता इल्जाम लगा रहे थे कि कोई इधर के उधर जा रहे थे। तो देखा जाए तो जिस तरह से महायुति में अजीत पवार के साथ जो गठबंधन है वही हाल महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे का है। इन दोनों लोगों का जो मेल है वो अपने गठबंधनों में मेल खाता नहीं है और जब मेल नहीं खाएगा तो कोई भी गठबंधन कामयाब नहीं होगा। क्योंकि मैं आपको बताता चलूं कि अपनी विचारधारा को छोड़ देना इतना आसान नहीं होता है। जैसे मैं अभी बात कर लूं शिवसेना यूबीटी उद्धव ठाकरे वाली, कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर उनका विरोध बार बार कांग्रेस के साथ हो जाता है। जैसे अगर आप देखेंगे तो आजकल राहुल गांधी आरएसएस और उससे भी ज़्यादा वीर सावरकर के बारे में, जब भी वो वीर सावरकर के बारे में कुछ बोलते थे तो शिवसेना यूबीटी को उस पर जवाब देना भारी पड़ जाता था। और उनको जो अपनी विचारधारा है उसको बदलने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। और कोई भी पार्टी जो उसके विचार, जो उसके मूल हैं, उसको बदलने में काफ़ी वक्त लगेगा। तो मैं आपको बताऊं कि यही हाल बीजेपी के जो अलायंस अजीत पवार हैं, अजीत पवार के साथ भी बीजेपी को जो उनका तालमेल है वो बिठाना काफ़ी मुश्किल पड़ रहा है। इसका उदाहरण मैं आपको एक छोटा सा देता हूं। शिवाजी नगर मानखुर्द वाली सीट, अबू हासिम आजमी जहां से एमएलए हैं, उस सीट पर ये आपके अगर देखा जाए तो नवाब मलिक ने बाकायदे नामांकन किया और वो भी एबी फार्म लेकर के। किससे? अजीत पवार से। जबकि बीजेपी उनका विरोध कर रही थी और बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस उनका काफी विरोध कर, उनका कहना था कि ये कहीं ना कहीं दाऊद गिरोह से जुड़े हुए थे, ऐसा इल्जाम इन लोगों ने लगाया था। और वहां पर शिवसेना के उम्मीदवार उतारे गए हैं। शिवसेना और बीजेपी कह रही कि हम और शिवसेना वहां पर दोनों साथ में रहेंगे। तो ऐसी तमाम सीटें हैं। अगर मैं बात कर लूं भिवंडी की, तो भिवंडी में भी शिवसेना यूबीटी से भिवंडी पूर्व में रुपेश महात्रे जो यहाँ के पूर्व विधायक हैं, उन्होंने भी पर्चा दाखिला किया है और फॉर्म 3 सेट में भरा। उन्होंने उनको लगा कि शायद यूबीटी से टिकट मिल जाएगा, इसके लिए उन्होंने फॉर्म भर के रखा है। अब 4 तारीख के बाद ही मैं बता रहा हूँ कि स्थिति क्लियर होगी। लेकिन जहां तक बेमेल वाली बात थी, कहीं ना कहीं अजीत पवार को लेने के बाद बीजेपी काफी बैकफुट पर थी। और कुछ लोगों ने, आपने देखा होगा कुछ जगहों पर कि आरएसएस जैसी संस्थाओं ने भी इसका विरोध किया था, क्योंकि अजीत पवार को लेने के बाद काफी किरकिरी हुई थी बीजेपी की। और देखा जाए तो जो शरद पवार हैं, उन्होंने एक बार वो भोर वाली शपथ तो सभी को याद होगी, जब देवेंद्र फडणवीस ने भोर ही में शपथ ले लिया था मुख्यमंत्री का और अजीत पवार को डिप्टी सीएम बना दिया था। तो उस समय लोगों ने कहा कि अजीत पवार
को खुद शरद पवार ने भेजा था, लेकिन ऐसा लगता नहीं था, क्योंकि अगर भेजा रहा होता तो ये बात आगे चल करके इतनी बिगड़ती नहीं, क्योंकि जो परिवार में जिस तरह से उनके खटास आई है ऐसा होता नहीं। और देखिए एक बात अगर अजित पवार और परिवार की आ गई है, तो जो ये परिवारवादी पार्टियां हैं जिन्हें कोई परिवार चलाता है, तो उसमें कहीं ना कहीं सत्ता संघर्ष होना ही होना है। आपने उत्तर प्रदेश में समाजवादी का हाल देखा होगा कि जब मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को सत्ता हस्तांतरित की तो उनके भाई शिवपाल यादव बगावत करके अपनी अलग पार्टी बना लिए। खैर वो नहीं चल पाए, एक अलग बात है। और यही हाल अगर आप देखें तो राष्ट्रवादी में महाराष्ट्र में हुआ। जब शरद पवार अपनी बेटी को आगे करना चाहे तो उनके बरसों के पुराने भतीजे जो उनके पार्टी के सर्वे सर्वा हुआ करते थे अजित पवार, उन्होंने बगावत कर डाली। और आज ये हाल है कि उनके घर के अंदर महाभारत मची हुई है। और लाजिमी है, ऐसा होना भी लाजिमी है, क्योंकि हमने कहा आपसे जब परिवारवादी पार्टियां, जब सबके अपने अपने स्वार्थ सिद्धि वाली बात आएगी, सत्ता प्राप्ति वाली बात आएगी, तो वहां पे झगड़ा होना ही है। और जब कुनबा बड़ा होगा तो ये झगड़े भी बड़े होंगे। जैसे लोकसभा के चुनाव में अजित पवार ने अपनी पत्नी को सुप्रिया सुले के खिलाफ, उनकी जो बहन थी उनके खिलाफ खड़ा कर दिया था, और उसमें सुप्रिया सुले इलेक्शन बारामती से जीत गई थी। लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद भी अगर आप देखेंगे तो अजित पवार ने कई जगहों पर कहा कि हमसे बड़ी गलती हुई, हमको बहन के सामने उम्मीदवार उतारना नहीं चाहिए था, इससे हमारे परिवार में। और अभी दो दिन पहले की बात मैं आपको बताता चलूं कि शरद पवार, अजित पवार एक जगह भावुक होकर के भाषण दे रहे थे कि ये जो परिवार की लड़ाई है ये अच्छी नहीं है, राजनीति तो होती रहती है। तो अजित पवार थोड़ा सा भावुक हो गए कि जो गलती हमने किया था वही गलती हमारे चाचा कर रहे हैं। खुद अजित पवार के भतीजे जो युवेंद्र पवार हैं उनको उनके सामने खड़ा कर दिया। वहां चाचा भतीजे की लड़ाई थी, तो यहां पर भी चाचा भतीजे की लड़ाई सामने खुल करके आ गई है। और जब देखा जाए, हमने आपसे बताया कि 2 दिन पहले शरद पवार भाषण दे रहे थे, तो वो काफी एक तरह से रुमाल लेकर के और अजित पवार का नाटक उतार रहे थे। अगर देखा जाए तो भीड़ ने काफी ठहाका लगाया। उन्होंने कहा कि हमने परिवार में कभी ऐसा किया नहीं, मेरे इतने भाई थे, मैं सबको लेकर के चला और मैं चाहता तो अपनी बेटी को पद देता, लेकिन मैंने नहीं दिया। ये पवार के वाक्य थे। तो खैर उनके परिवार में तो अब फूट पड़ ही चुकी है, अब वापस आने जाने की बात नहीं है। लेकिन इलेक्शन के बाद क्या होगा, सोचने वाली बात है कि इलेक्शन के बाद कौन सी पार्टियां, अगर देखे किसी को बहुमत मिलने वाला है नहीं, क्योंकि कोई भी पार्टी इतने सीटों पर लड़ नहीं रही है कि उसका अकेले का बहुमत आएगा। उसको अकेले का बहुमत मिलना लाजमी है नहीं। तो जब बहुमत मिलेगा नहीं तो बहुमत का जुगाड़ करना पड़ेगा, और जब बहुमत का जुगाड़ करना पड़ेगा तो कौन सी पार्टी किधर जाएगी इसकी कोई संभावना नहीं है, कोई ठिकाना इसका नहीं है कि कौन सी पार्टी कहां जाएगी। और आप देखेंगे इलेक्शन के बाद समीकरण और सारे बनेंगे और बिगड़ेंगे। अगर इनका जो महायुति या महाविकास अघाड़ी, इनके गठबंधन कामयाब नहीं होते हैं जब, और यही हाल जो शिंदे सेना है, तो आप देखेंगे कि शिंदे सेना के पास कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो कि बीजेपी से आयातित हैं। बीजेपी के ही 12-13 उम्मीदवार उनके बैनर तले इलेक्शन लड़ रहे हैं, और राष्ट्रवादी में भी 2-4 ऐसे हैं। तो आगे देखिए कि जब इलेक्शन होते हैं और उनके मतों की गिनती होती है, और फिर उसके बाद क्या नज़ारा होता है। और कई जगहों पर हमने बताया अभी तो पर्चे जब तक वापस नहीं होंगे तब तक कुछ क्लियर नहीं होगा। क्योंकि मैं देख रहा था भिवंडी पश्चिम में, तो एक एमआईएम के नेता है वारिस पठान, उन्होंने भी जो है वहां पर पर्चा भरा है, और एमआईएम के कई लोगों ने एमआईएम के नाम पर पर्चा भरा है। अब देखते हैं आखिरी उम्मीदवार कौन बचता है। और मैं बात कर लूं भिवंडी पूर्व और पश्चिम की, तो यहां सिर्फ 2-3 पार्टियों की ही लड़ाई है।
सिर्फ महायुति और अघाड़ी, और बाकी जो निर्दलीय हैं जो खड़े हैं उसमें से तो कुछ पीछे हटेंगे, और जो आगे भी रहेंगे, जो आगे रहेंगे भी, उनमें लड़ाई सिर्फ 2 या 3 पार्टियों के अंदर है। अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी जो गेम चेंजर है वो एमआईएम होने वाली है। वही एक ऐसी पार्टी है जो कि किसी भी पार्टी को हराने जिताने का समीकरण बना सकती है। नहीं तो बाकी अगर भिवंडी की बात देखी जाए तो वहां पर जो अघाड़ी है उसका पलड़ा भारी था, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि हर जगह पर बागी लगे हुए हैं और बागी अपना काम भरपूर कर रहे हैं, और थोड़े से वोटों के अंतर से हार जीत निश्चित होगी, कोई बड़ी जीत होगी नहीं। इसके लिए सभी पार्टियां अपना दमखम लगा रही है। और ये तो ही महाराष्ट्र के राजनीति के ऊपर महाराष्ट्र का जो गठबंधन था, किस तरह से बेमेल गठबंधन था और अभी तक इनके आपसी झगड़े सुलझे नहीं, उस पर विश्लेषण। और हमारे आगे के वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा लें ताकि हमारा अगला वीडियो आपको प्राप्त हो सके। फिर मैं अपने अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।